नेटफ्लिक्स के सीईओ ने धुरंधर के बारे में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसे सुनकर सारे बॉलीवुड वालों को बर्नॉल की जरूरत पड़ेगी। पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। टेड सैरेंडोस के मुताबिक धुरंधर 2026 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश फिल्म थी। But that is the most watched non-English movie in the world on Netflix this year. Okay. He also said, So bigger than every other language and second only to the US and the UK in terms of watching. Okay, So. super. और ये सब फॉरेन रिएक्शन से भी दिखता है। But like Ranveer, let's start with Ranveer. Yeah, come on. Let's start with our things we like. He's top of the list. Oh man, he gave an absolute brilliant performance. And the predominant one for me is some of the technical aspects of the editing and the sound design and some of the cinematography. But performance-wise, there weren't any bad acting performances. But Ranveer is head and shoulders. Oh yeah, Head and shoulders the takeaway from this. Oh God, it's so gorgeous. You honestly, me in the cinema, I was just like, can't get enough of him. Yes. This starting part was probably the baddest. Wow, holy crap. I thought it was a 3.5 hour movie. I was like, there's no way they're gonna. Wow. Okay. फिल्म को 2026 के फर्स्ट हाफ में ही 37 मिलियन व्यूज मिले। ये 22 कंट्रीज के चार्ट्स में टॉप कर चुकी है। कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के साथ साथ अफ्रीका और साउथ एशिया जैसे मार्केट्स में भी इसका स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देखने को मिला। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पाकिस्तान है। पाकिस्तानी पहले मूवी को गाली दे रहे थे। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत गर्द नहीं था। आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रे किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स हो। को एज अ रियलिटी देखोगे की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। लेकिन इन्हीं लोगों ने फिल्म को नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पे पहुंचा दिया। If it was released in Pakistan, I think it would have a positive response. एक कल्चर को प्रमोट किए गए बलोच के कि वो डांस जिस तरह करते हैं अक्षय खन्ना, बहुत प्यारा लगा उस वक्त। और आयनी ये है कि धुरंधर को पाकिस्तान के थिएटर में रिलीज होने नहीं दिया था। इस वजह से सैरेंडोस के स्टेटमेंट को थोड़ा डीपर लेवल पर देखे तो इसमें बॉलीवुड के लिए एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन छुपा है। अगर दुनिया इंडियन सिनेमा देखने के लिए रेडी है तो बॉलीवुड को वहां तक पहुंचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? बॉलीवुड ने दशकों से खुद को एक ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री के रूप में प्रेजेंट किया है। लंदन में बॉलीवुड का क्रेज रहा है, दुबई में बॉलीवुड स्टार्स के शो होते रहे हैं, टोरंटो में इंडियन फिल्म्स को मैसिव ऑडियंस मिला है। लेकिन इंटरनेशनल होना और ग्लोबल होना ये दो अलग बात है। अगर एक हिंदी फिल्म को प्राइमरीली एनआरआई देख रहे हैं तो उसका ओवरसीज सक्सेस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नेसेसरीली ग्लोबल क्रॉसओवर नहीं है। ग्लोबल क्रॉसओवर तब होता है जब आपका ऑडियंस एक ऐसा व्यक्ति है जिसका इंडिया से कोई कनेक्ट नहीं, जिसे हिंदी तक नहीं आती, जो रणवीर सिंह को पर्सनली नहीं जानता और जिसे इंडियन कल्चर के रेफरेंस ऑटोमेटिकली समझ नहीं आते। धुरंधर की सक्सेस इसी डिस्टिंक्शन को इंटरेस्टिंग बना देती है। यूएस जैसे मार्केट में धुरंधर अपने वर्ड ऑफ माउथ की वजह से सुपर हिट बनी। Film from India called Durandar, which had a 76.8% increase in its box office in weekend number 2. जबकि इसकी लैंग्वेज हिंदी है, इसका जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, फिर भी फिल्म को दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में ऑडियंस मिल रही थी। इसीलिए इस वीडियो का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धुरंधर क्यों हिट हुई, बड़ा सवाल ये है कि धुरंधर ने वो क्या क्रैक किया जो बॉलीवुड दशकों से क्रैक नहीं कर पाया। अगर हम धुरंधर की इंटरनेशनल सक्सेस को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि धुरंधर का बेसिक प्रोपोजिशन ही कितना अनयूजुअल है। इमेजिन कीजिए कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडियो एग्जीक्यूटिव है और आपके सामने एक फिल्म पिच की जाती है। फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी है, हिंदी में है, रणवीर सिंह लीड रोल में है, स्टोरी का मेजर पोर्शन कराची में सेट है और प्लॉट इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के अराउंड घूमता है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए ये डिफिकल्ट प्रेपोजिशन है। जब कोई ऑडियंस किसी दूसरे कल्चर की फिल्म देखती है तो उसे लैंग्वेज के साथ कल्चरल रेफरेंस, ह्यूमर, सोशल स्ट्रक्चर्स, फैमिली डायनामिक और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी एक एडिशनल लेयर क्रिएट करते हैं। लेकिन धुरंधर का एडवांटेज ये था कि इसका जॉनरा यूनिवर्सल है। अगर एक कैरेक्टर एनिमी के नेटवर्क के अंदर है और उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज होने का डेंजर है तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली एक सिंपल क्वेश्चन से इमोशनली कनेक्ट कर सकती है, क्या वो सरवाइव करेगा? अहमदाबाद ब्लास्ट, 54 लोग मारे गए, 26 कह रहा हूं, मुंबई अटैक, 150 लोग मारे गए।
इसी ग्लोबल प्रिंसिपल की वजह से मनी हाइस्ट, स्क्विड गेम और डार्क जैसे नॉन इंग्लिश प्रोडक्शंस ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच पाए। इन स्टोरीज ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को हटाया नहीं, उन्होंने लोकल सेटिंग्स को रिटेन किया, लेकिन उनके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रखे गए जो किसी भी ऑडियंस को समझ आ सके। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि धुरंधर ने हॉलीवुड फिल्म बनने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड आदित्य धर ने एक डिस्टिंक्टिवली भारतीय स्टोरी को हाई प्रोडक्शन वैल्यू के फ्रेमवर्क में प्रेजेंट किया, और यही चीज इस फिल्म को इंडियन सिनेमा के ब्रॉडर इवोल्यूशन के साथ कनेक्ट करती है। धुरंधर से पहले भी इंडियन सिनेमा इंटरनेशनल ऑडियंसेस को अट्रैक्ट कर चुका है। आमिर खान की 3 इडियट्स और दंगल ने इंडिया के बाहर मैसिव ऑडियंसेस फाइंड किए। शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी डिकेड से इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग रही है। बाहुबली ने इंडियन स्पेक्टिकल को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया, और RRR, KGF और पुष्पा जैसे फिल्म्स ने भी डेमोन्स्ट्रेट किया कि इंडियन सिनेमा के पास लैंग्वेज के बाहर जाने की कैपेसिटी है। धुरंधर के थिएटर रन ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है। फिल्म के 2 पार्ट फ्रेंचाइज ने 3100 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। इसका मतलब ये था कि नेटफ्लिक्स पर आने तक धुरंधर एक ग्लोबल फेनोमेना बन चुकी थी। ऑडियंस ऑलरेडी इसके बारे में जानती थी, सोशल मीडिया पर इसके डिस्कशंस हो रहे थे। Very nice movie, very nice movie. Amazing acting by Ranveer Singh. Congratulations to Aditya Dhar. Very nice. In fact, he just said कि समझा ही नहीं कि 4 घंटे कैसे चले गए। नेटफ्लिक्स ने उस एग्जिस्टिंग अवेयरनेस को ग्लोबल एक्सेस के साथ जोड़ा, और इसका सबसे फैसिनेटिंग एग्जांपल है पाकिस्तान। इसकी रिलीज पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद पहले तो इसके काफी पायरेटेड कॉपीज बिके, और बाद में जब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई तो पाकिस्तानी व्यूअर्स ने इसे नंबर 1 तक पहुंचा दिया। ये कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में स्ट्रीमिंग के चेंजिंग नेचर को डिफरेंशिएट करता है। बट ये सिर्फ एशिया तक लिमिटेड नहीं था। आयशो स्पीड जैसे लोग धुरंधर पर बात कर रहे थे। निक जोनस बोल रहा था, जर्मनी के लोग रिएक्ट कर रहे थे। Oh no. न्यूयॉर्क में इसके गानों के कॉन्सर्ट हो रहे थे। Is it just us three? Y'all wanna be in this? This is gonna be fun. अंग्रेज लोग अक्षय खन्ना के फ्लिपराची का सिग्नेचर स्टाइल कॉपी कर रहे थे। पाकिस्तान का आतंकी सिस्टम भी ग्लोबल लेवल पे एक्सपोज हो गया। Bleed India with 1000 cuts. Oh. बिल्कुल ऐसे जिस तरह हमने रणवीर सिंह ग्लोबल पॉप कल्चर का पार्ट बन गए। रणवीर सिंह Guys, I love this dude. He is awesome. आदित्य धर ने जब ये कहा था तो शायद उनके जबान पर सरस्वती माता होंगी। I also want to reach that position जहाँ पे हम जब खड़े होंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि हिंदुस्तान से बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की फिल्म आई है। क्योंकि फिल्म के स्क्रिप्ट से लेकर एक्शन तक सबको प्रेज मिल रहा था। लोग टाइटल ट्रैक का म्यूजिक और वीडियो दोनों पे फिदा थे। धुरंधर ने बेसिकली बार इतना ऊपर रेस कर दिया कि बॉलीवुड को अपनी औकात दिख गई। और वेस्टर्न ऑडियंसेस की भी इस फिल्म की वजह से आंखें खुल गई। Like, when you think about, we have the Australia thing, we have other things occurring, and they like, it's hard not to say it when you actually have real footage. लोग धुरंधर को करेजियस बोलने लगे। The one I think it is brave, if I'm not mistaken. चाइनीज लोगों को भी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को किया हुआ बम्बू देखने में बहुत मजा आया। The Irish nice to king. Oh. चीनी लोग भर भर के इसकी तारीफ कर रहे थे। I saw a face that I'd never seen in the part 1. I think it might be the main bad character in the Revenge. रशिया में भी धुरंधर का सेम क्रेज देखने मिला। तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है, वहाँ मर्द है। And maximal. रशियंस ने इसकी पीक डिटेलिंग भी नोटिस की। Also, I liked the main character with his long curly hair, and I think that this gangster agent role suits him so well.
सो द क्वेश्चन इज, अगर एक हिंदी फिल्म इतने अलग अलग मार्केट में ऑडियंस फाइंड कर सकती है तो अब तक प्रॉब्लम क्या थी? इसका आंसर समझने के लिए हमें धुरंधर से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बॉलीवुड दशकों से दुनिया भर में फिल्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है। हिस्टोरिकली बॉलीवुड की बिजनेस स्ट्रेटेजी मोर और लेस एनआरआईज पर डिपेंडेंट थी। यूके में इंडियन ओरिजिन ऑडियंस, गल्फ में इंडियन वर्कर्स और फैमिलीज का मैसिव पॉपुलेशन था, नॉर्थ अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा रैपिडली ग्रो कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस जैसे मार्केट में भी इंडियन कम्युनिटीज बॉलीवुड के लिए नेचुरल ऑडियंस प्रोवाइड करती थी। इस मॉडल ने बॉलीवुड को एक अनयूजुअल एडवांटेज प्रोवाइड किया और इसीलिए लंदन में शाहरुख खान का क्रेज होना या दुबई में बॉलीवुड स्टार्स का मैसिव फॉलोइंग होना अनडाउटेडली इंटरनेशनल सक्सेस था। बट सी हियर्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऑडियंस ऑलरेडी इंडियन है तो क्या आपने सच में फॉरेन मार्केट क्रैक किया या अपनी ही ऑडियंस को फॉरेन मार्केट्स में ट्रेस किया? यही डिफरेंस जेन्युइनली ग्लोबल सिनेमा को डिफाइन करता है। हिंदी सिनेमा सालों से एक ऐसे फॉर्मूला पर काम कर रहा था जो इंडिया में इनक्रेडिबली सक्सेसफुल था। सॉन्ग्स, रोमांस, फैमिली रिलेशनशिप्स, मेलोड्रामा, एक्शन और स्टार पावर को एक ही फिल्म में कंबाइन करना बॉलीवुड की आइडेंटिटी का पार्ट बन गया। इंडियन ऑडियंस के लिए ये फॉर्मूला नेचुरल था, लेकिन फॉरेन ऑडियंस के लिए हर कल्चरल रेफरेंस एक बैरियर बन गया। क्योंकि सिंपल बात है, जब ऑडियंस किसी दूसरे कल्चर का कंटेंट कंज्यूम करती है तो उस कंटेंट को समझने के लिए उन्हें एडिशनल एफर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल्चर स्पेसिफिक फिल्म ग्लोबली हिट नहीं हुई, लेकिन जब भी इंडियन सिनेमा ग्लोबल ऑडियंस के बीच ब्रेकआउट करता है तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट होता है। दंगल एक स्पोर्ट्स एंड फैमिली ड्रामा थी, 3 इडियट्स एजुकेशन और फ्रेंडशिप की स्टोरी थी, बाहुबली एपिक स्पेक्टेकल था, RRR एक्शन और फ्रेंडशिप को ऑलमोस्ट माइथोलॉजिकल स्केल पर प्रेजेंट करती थी। बाकी फिल्मों ने वर्क नहीं किया बिकॉज द प्रॉब्लम वाज इमोशनल हुक एंड अलोंग विद दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिशनल थिएट्रिकल मॉडल में इंटरनेशनल एक्सपेंशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। इंडिया में फिल्म रिलीज करना एक प्रोसेस था, लेकिन अगर आपको 30 देशों में रिलीज करना है तो आपको 30 अलग मार्केट समझने पड़ते हैं। हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग है, थिएटर इकोनॉमिक्स अलग है, सेंसरशिप रूल्स अलग है, मार्केटिंग कॉस्ट अलग है और यहीं पर कमर्शियल रियलिटी भी आ जाती है। हॉलीवुड के पास ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी था। बॉलीवुड के लिए ये प्रोसेस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट रहा। इसी वजह से बॉलीवुड का ग्लोबल पोटेंशियल एक स्ट्रेंज सिचुएशन में फंसा रहा। स्टोरीज इंडिया में बन रही थी, ऑडियंस दुनिया भर में एग्जिस्ट कर सकती थी, लेकिन दोनों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग था। फिर इंटरनेट आया और अचानक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदलने लगा। पहले सवाल था कि हम अपनी फिल्म को दूसरे थिएटर में कैसे लेके जाएंगे। अब सवाल बन गया कि हम अपनी फिल्म को डायरेक्टली दूसरों की स्क्रीन पे कैसे पहुंचाएं। और यही वो मोमेंट था जहां नेटफ्लिक्स ने बॉलीवुड के स्टोरी में एंट्री ली। नेटफ्लिक्स को हर देश में एक थिएटर चेन खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार कंटेंट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है तो उसे पोटेंशियली दुनिया के बहुत बड़े ऑडियंस पूल तक साइमल्टेनियसली पहुंचाया जा सकता है। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज था डिस्कवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लंदन में एक नॉन इंडियन व्यूअर है तो आपने शायद कभी हिंदी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर सर्च भी नहीं किया होगा। आपको पता ही नहीं है कि ऐसी कोई फिल्म एग्जिस्ट भी करती है। पर यहाँ पर नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम गेम चेंज कर देता है। आपने कोई क्राइम थ्रिलर देखा और प्लेटफॉर्म के पास आपके व्यूइंग बिहेवियर का डेटा है तो अब वो आपको धुरंधर रेकमेंड कर सकता है। ट्रेडिशनल बॉलीवुड मॉडल में ऑडियंस को फिल्म ढूंढनी पड़ती थी, स्ट्रीमिंग मॉडल में फिल्म ऑडियंस को ढूंढती है। टेड सैरंडोस का धुरंधर को लेकर स्टेटमेंट इसी लार्जर पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है। उनका पॉइंट सिर्फ ये नहीं था कि एक इंडियन फिल्म नेटफ्लिक्स पर सक्सेसफुल हो गई। ब्रॉडर पैटर्न ये है कि इंडियन सिनेमा रिपीटेडली ग्लोबल ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहा है। और इसी कंटेक्स्ट में जब लोग इंडिया के लिए एक स्क्विड गेम मूवमेंट या मनी हाइस्ट मूवमेंट की बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स का आर्गुमेंट इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि शायद इंडिया को एक सिंगल ब्रेक थ्रू की जरूरत ही नहीं, इंडिया के पास मल्टीपल ब्रेक थ्रूज हो चुके हैं। और उसी के साथ नेटफ्लिक्स ने बॉलीवुड से एक इंपॉर्टेंट गेट कीपर को भी हटा दिया। पहले इंटरनेशनल सक्सेस के लिए आपको डिसाइड करना पड़ता था कि कौन सी फिल्म किस मार्केट के लिए कमर्शियली वायबल है। अब प्लेटफॉर्म के पास पॉसिबिलिटी है कि वो फिल्म को डजन्स ऑफ मार्केट में साइमल्टेनियसली अवेलेबल करे और फिर ऑडियंस रिस्पॉन्स को मेजर करे। हो सकता है कि किसी एग्जीक्यूटिव को लगे कि पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक इंडियन फिल्म परफॉर्म नहीं करेगी। हो सकता है किसी डिस्ट्रीब्यूटर को लगे कि मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल कंटेंट रिस्की है। लेकिन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पास एक अलग एडवांटेज है, लेट्स पुट इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस एंड लेट देम डिसाइड। यही से स्ट्रीमिंग का कनेक्शन सॉफ्ट पावर से शुरू होता है, क्योंकि जब दुनिया इंडियन सिनेमा कंज्यूम करती है तो वो सिर्फ रणवीर सिंह को नहीं देखती, वो इंडिया को एक पर्टिकुलर लेंस के थ्रू देख रही होती है। सॉफ्ट पावर का आइडिया ये है कि कंट्रीज अपना इन्फ्लुएंस सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से नहीं बढ़ाती, कल्चर भी इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है। और सिनेमा सॉफ्ट पावर डिलीवर करने का सबसे आसान तरीका है। हॉलीवुड ने दशकों तक अमेरिका की इमेज को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया। पेंटागन और CIA ने 2500 से ज्यादा हॉलीवुड फिल्म्स और टीवी शोज पे एडिटोरियल कंट्रोल एक्सरसाइज किया। कोरियन सिनेमा और टेलीविजन ने साउथ कोरिया को ग्लोबल कल्चरल कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनाया। BTS ने UN में स्पीच दी और उसके बाद 2023 में 70% से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट ने कहा कि कोरियन पॉप कल्चर ने उनका कोरिया विजिट करने का डिसीजन इन्फ्लुएंस
किया। जापानीज एनिमे ने जापान की कल्चरल आइडेंटिटी को जनरेशंस ऑफ ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। कूल जापान पॉलिसी ने एनिमे और मांगा को $28 बिलियन का ग्लोबल मार्केट बना दिया। अब इंडियन सिनेमा के पास भी ये सिमिलर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इंडियन सिनेमा के सॉफ्ट पावर का इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इंडिया हमारी एक सिंगल कल्चरल आइडेंटिटी नहीं है। इंडिया के अंदर ही मल्टीपल फिल्म इंडस्ट्रीज है और जब ग्लोबल ऑडियंस RRR, बाहुबली, KGF, पुष्पा, कांतारा या धुरंधर जैसी फिल्म देखती है तो वो एक मोनोटोनस कल्चर के जगह भारत के अलग अलग वर्जन्स देखती है। और सॉफ्ट पावर का सबसे पहला रूल यही है कि ऑडियंस आपकी स्टोरी देखना शुरू करे। अगर इंडिया के पास अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां इंडियन स्टोरीज को करोड़ों लोग डिस्कवर कर सकते हैं तो इंडियन सिनेमा का ग्लोबल रोल फंडामेंटली चेंज हो सकता है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पॉइंट। नेटफ्लिक्स के CEO टेड सेरेंडोस का धुरंधर को प्रेज करना ऑब्वियसली इंडियन सिनेमा के लिए एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को इंडस्ट्री के लार्जर कंटेक्स्ट में देखें तो वो बॉलीवुड के सामने कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस रख देता है। बॉलीवुड का पहले एक्सक्यूज होता था लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन दुनिया जापानीज, स्पेनिश, जर्मन, कोरियन कंटेंट देख रही है। अगर ऑडियंस सबटाइटल के साथ इन स्टोरीज को कंज्यूम कर सकती है तो सिर्फ हिंदी होना ऑटोमेटिकली डील ब्रेकर नहीं हो सकता। फिर दूसरा एक्सक्यूज होता है इंडियन कल्चर बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन RRR और कांतारा ने प्रूव किया कि इंडियन स्टोरी, इंडियन एस्थेटिक्स और इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस के साथ भी ग्लोबल ऑडियंसेस कनेक्ट कर सकती है। बाहुबली ने इंडियन एपिक स्टोरी टेलिंग को इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाया। दंगल ने इंडियन फैमिली और स्पोर्ट्स स्टोरी को चाइना जैसे मैसिव मार्केट में कनेक्ट किया। तो कल्चर इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर इसके साथ ही एक और आर्गुमेंट भी होता था, इंटरनेशनल ऑडियंस को इंडियन स्टार्स चाहिए। लेकिन स्ट्रीमिंग का मॉडल इस अजम्पशन को भी चैलेंज करता है। अब देखो, हर इंडियन फिल्म धुरंधर नहीं हो सकती, लेकिन धुरंधर एक पॉसिबिलिटी प्रूव करती है। इंडियन आइडेंटिटी ग्लोबल अपील के ऑपोजिट नहीं है और यही बॉलीवुड के लिए सबसे बड़ा लेसन है। ग्लोबल होने के लिए ये मतलब नहीं कि इंडियन सिनेमा को वेस्टर्न बनाया जाए। मे बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट इज ट्रू। आपको अपनी आइडेंटिटी रिटेन करनी है, लेकिन स्टोरी को इमोशनली एक्सेसिबल बनाना है। और इसी वजह से नेटफ्लिक्स CEO का धुरंधर के लिए दिया गया एक कॉम्प्लीमेंट बॉलीवुड के लिए एक वार्निंग भी है और एक चैलेंज भी। तो ये था आज का वीडियो गाइस। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। अगर ज्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को हाइप कर देना और इस टॉपिक पर आपके क्या व्यूज है ये कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।